एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज एक बार फिर से वो दिन है जिस दिन हम सभी लोग क्या कवर करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी और उसी के साथ कुछ हिस्टोरिक जानकारियां ऐड होती हैं, उसको हम लोग कवर करते हैं संडे को। तो संडे का दिन ये चीज़ नहीं आ पाई थी क्योंकि पूरी तरीके से रेडी नहीं थी, तो इस चीज़ को मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हो सकता है शुरुआत में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। तो चलिए सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत कर देता हूं और जल्दी से जल्दी मैं बता देता हूं कि आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का, जिस विषय पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो आज बात करने जा रहे हैं हम लोग वर्ल्ड की सबसे फेमस, अगर कुछ खुफिया एजेंसियों की बात की जाए तो उनमें सबसे नंबर 1 पर आने वाली खुफिया एजेंसी की, यानी कि मोसाद की। जी हाँ, हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद के बारे में, जो कि इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है और इसको वर्ल्ड की सबसे बेस्ट खुफिया एजेंसी माना जाता है। इसको वर्ल्ड की बेस्ट खुफिया एजेंसी क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि इसकी एक्यूरेसी रेट, इसका किसी भी ऑपरेशन को एक्यूरेटली अचीव करने का जो रेट है वो बहुत ही हाई है। अभी हाल ही के दिनों में अगर चर्चाओं में हम लोग बात करें तो ईरान के इन्होंने एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार के गिराया है, वो भी ईरान में घुसे बगैर। यानी कि इन्होंने ईरान के ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, लेकिन इनको मारने वाला कोई भी व्यक्ति उस ईरान के पूरे देश में मौजूद नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा एक्यूरेटली इनका जो अचीवमेंट था इस ऑपरेशन को, बहुत ही ज़्यादा शानदार था और इसीलिए इसको गिना जाता है वर्ल्ड की सबसे खतरनाक और सबसे बेस्ट स्पाई एजेंसियों के रूप में, इंटेलिजेंस एजेंसियों में। तो चलिए बात करते हैं आज एक बार फिर से एक ऐसे ही ऑपरेशन के बारे में जो किया गया था 1976 में, जिसको हम सभी जानते हैं ऑपरेशन द थंडरबोल्ट के नाम से। हम सभी लोग जानते हैं कि जो इजराइल था वो आज़ाद हुआ था ईयर 1948 में, मई 1948, शायद 14 तारीख थी उस, तब आज़ाद हुआ था इजराइल। और इसके शायद एक साल पहले ही हम लोग भी आज़ाद हुए थे, यानी कि 1947 हम लोग आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 पे। तो मात्र एक साल के अंदर ही ये आज़ाद हुआ था और इसके बस कुछ ही सालों बाद इसको बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ देखनी पड़ी, लेकिन आज हम लोग उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द ऑपरेशन थंडरबोल्ट के बारे में। तो ये क्या है ऑपरेशन, आइए जानते हैं इस बारे में। उसके पहले जरा थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी हम लोग ले लें कि हम लोग आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 में। इजराइल आज़ाद हुआ था 14 मई 1998 को, 14 मई 1948 को। और हम सभी जानते हैं कि दुनिया पे किसका राज था, दुनिया पे राज था अंग्रेजों का। और अंग्रेज हमेशा जहां से भी गए, किसी भी कंट्री से गए, वहां से कोई ना कोई पेच जरूर छोड़ के गए, जैसा कि इन्होंने इजराइल के साथ किया, जैसा कि इन्होंने भारत के साथ किया। इन्होंने इजराइल में जो पेच छोड़ा वो छोड़ा यरूशलेम का, जिसको जेरूशलेम भी बोल देते हैं, और वहीं पे इन्होंने जो पेच छोड़ा भारत में वो छोड़ा कश्मीर का, जिसकी वजह से आज भी भारत में बहुत सारी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और सेम काम है यरूशलेम में। और जो इनकी ये जो 2 नेशन थ्योरी है या जो 2 डोमिनियन थ्योरी है, इसी के आधार पे ये इनका ये एक भविष्यकालिक प्लान हो सकता है कि आने वाले समय में ब्रिटेन क्या करेगा। ब्रिटेन एक बार फिर से हो सकता है इन सभी पे कब्जा कर पाए, क्योंकि जब इन लोगों ने ये जो पेच छोड़ रखे हैं, अगर ये भविष्य में कभी सॉल्व नहीं हुए तो हो सकता है कि इन ताकतों की वजह से इनको दोबारा फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, ये तो एक अलग बात है। तो चूंकि मैंने ये बात जो आप लोगों को बताई वो इसलिए बताई क्योंकि यही यरूशलेम की वजह से इन्होंने उस टाइम पे 2 राष्ट्रों में बांटा था, जैसे कि एक था फिलिस्तीन और दूसरा इजराइल। इजराइल हम सभी को मालूम है कि यहूदियों का एकमात्र देश है पूरे विश्व में, और उसी तरीके से फिलिस्तीन जो है वो मुस्लिम बहुल देश है। तो इस वजह से यरूशलेम को दोनों देश एक धार्मिक स्थल की मान्यता देते हैं, और उसी धार्मिक स्थल की मान्यता देने की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच में आपसी विवाद होता रहता है। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इजराइल जो
जब आज़ाद हुआ था तो इसमें इसकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या भूमिका थी, और अब जबकि हम लोग इसको देख रहे हैं 2021 में, तब इसकी क्या भूमिका है। तो इजराइल कितना महत्वपूर्ण और कितना शक्तिशाली देश है, इसको हम लोग इस मैप के माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ऑपरेशन थंडरबोल्ट है, इसकी कहानी शुरू होती है 27 जून 1976 में। 27 जून 1976 ये वो तारीख है जिस दिन फ्रांस का एयरबस जिसका नाम था A300C4 203 तो फ्रांस का ये जो प्लेन था, यानी कि जो एयरबस था, ये इजराइल की तेल अवीव, जो इसकी राजधानी है तेल अवीव, वहां की राजधानी से उड़ता है बेन गुरियन एयरपोर्ट से। उड़ता है कहां से? बेन गुरियन एयरपोर्ट। बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़ता है कहां के लिए? ग्रीक की राजधानी एथेंस के लिए। ग्रीक की राजधानी एथेंस के लिए उड़ता है ये 27 जून 1976। इसको बिल्कुल आप टाइम टू टाइम पढ़ते चलिएगा। 1976 27 जून, और ये कहां से उड़ता है? बेन गुरियन एयरपोर्ट से, जो कि तेल अवीव में है, वहां से उड़ता है। वहां से उड़ने के बाद कम से कम 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है। 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद ये प्लेन पहुंचता है ग्रीक की राजधानी एथेंस में। ग्रीक की राजधानी एथेंस में, और जब एथेंस में पहुंचता है तो वहां पर कुछ यात्री चढ़ते हैं और कुछ यात्री उतरते हैं। तो इन्हीं में से कुछ 58 नागरिक और सवार होते हैं, जिनमें से 4 फिलिस्तीन के आतंकवादी होते हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब रहता है हमेशा फिलिस्तीन और इजराइल का, तो उन्हीं में से फिलिस्तीन के 4 आतंकवादी इस प्लेन में सवार होते हैं। उसके कुछ समय बाद जब प्लेन फिर से एथेंस से फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए उड़ता है, तो उसके कुछ समय बाद ही ये चारों आतंकवादी उस प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, उस प्लेन पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं। और जैसे ही ये आतंकवादी इस प्लेन पर अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं, उसके बाद ये ले जाते हैं इस प्लेन को और लैंड करा देते हैं कंट्री में। उस कंट्री का नाम है लीबिया। जी हाँ, लीबिया के बेनगाजी एयरपोर्ट पर ये लोग लैंड करा देते हैं इस पूरे के पूरे प्लेन को, और वहां पर मांग करते हैं कि हमें इसमें फ्यूल दिया जाए। ये वहां पे फ्यूल भरवाते हैं। हालांकि इससे पहले इन्होंने अरब कंट्रियों से भी बात की थी। हालांकि अरब कंट्रियां जो है वो भी इजराइल की बहुत बड़ी दुश्मन रहीं अभी तक। अभी हाल ही में यूएई ने एक साइन किया है, और उसके थ्रू जो है यूएई और यूएस ये सभी मिलकर अभी साथ में आ रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है अरब वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी तनातनी बनी रही है इजराइल की। तो इजराइल हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबावों की वजह से वो अरब देश उनको उतरने की परमिशन नहीं देते हैं, तो ये लीबिया के बेनगाजी एयरपोर्ट में वहाँ से जो है तेल भरवाते हैं, और वहाँ पर एक बीमार महिला थी उसको उतार देते हैं। फिर इसके बाद इनका ये प्लेन उड़ता है और पहुँचता है युगांडा। आप प्लेन मैप में देख पा रहे होंगे कि ये युगांडा शहर जो है यहाँ पर पहुँचते हैं, और यहाँ पर जो इनके तानाशाह होते हैं उस टाइम पे, युगांडा के ईदी अमीन करके एक तानाशाह होते हैं, वो परमिशन दे देते हैं इस प्लेन को उतरने की अपने एंटेबी एयरपोर्ट पर। और ना ही केवल ये परमिशन देते हैं, बल्कि ये अपनी पूरी की पूरी आर्मी और स्टाफ लगा देते हैं निगरानी में, और उस पूरे एयरपोर्ट को अपने बेस्ट कमांडोज से घिरवा देते हैं। यानी कि एक तरीके से प्रोटेक्शन दे देते हैं उन सभी मिलिटेंट्स को, या फिर यूं कहें दूसरे शब्दों में तो इजराइल से सीधी सीधी दुश्मनी मोल ले लेते हैं। अब क्या होता है कि प्लेन लैंड हो जाता है उस एयरपोर्ट पर, एंटेबी एयरपोर्ट पर युगांडा में। अब जो चारों मिलिटेंट्स इजराइल की सरकार से मांग करते हैं 5 लाख यानी कि 50 लाख, या मैं कहूं कि $5 मिलियन की, और इसके अलावा वो मांग करते हैं अपने कुछ
जो उनके साथी आतंकवादी थे जो बंद थे इजराइल के जेलों में, उन्हें रिहा करने के लिए, और साथ में जो अन्य देशों में जो बंद थे फिलिस्तीनी आतंकवादी, उनके लिए वो मांग करते हैं कि उन्हें जो है छुड़ाने के लिए कुछ $5 मिलियन भी दिए जाएं। तो इजराइल की सरकार जो पूरी तरीके से इस टाइम पे परेशान हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा टेंस था माहौल, सरकार तुरंत क्या करती है कि अपने सारे जितने भी जनरल थे, इसके अलावा अपने मोसाद के जो चीफ थे उसके तुरंत मीटिंग करती है, और ये पाया जाता है कि जो एंटेबी एयरपोर्ट था, जो जहाँ पे ये प्लेन लैंड हुआ था, वो बेसिकली किसी इजराइल के ही एक इंजीनियर ने बनाया था। तुरंत उसको ढूंढा जाता है, उससे उस पूरे नक्शे के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, जितना भी उस पूरे के पूरे एयरपोर्ट का नक्शा कैसा है, कहाँ पे कौन सी गली है, कहाँ पे कितने फिट की दीवार है, सारी जानकारियाँ जुटाई जाती हैं। और दूसरी तरफ इन आतंकवादियों से भी बातचीत लगातार जारी रखी जाती है ताकि वो किसी को भी हर्ट ना करे, किसी को भी मारे नहीं। तो इन्हें यानी कि आतंकवादियों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि भाई 4 जुलाई तक का हमें समय दिया जाए। 27 जून 1976 को ये प्लेन हाईजैक हुआ था और 4 जुलाई की डेडलाइन मांगी जा रही है कि हमें 4 जुलाई 1976 तक का समय दिया जाए, तब तक हम लोग पैसे का इंतजाम करेंगे, क्योंकि ये पैसे की रकम जो है कोई बहुत छोटी मोटी नहीं है। तो किसी तरीके से कन्विंस किया जाता है इन सभी आतंकवादियों को, और ये सभी आतंकवादी कन्विंस भी हो जाते हैं। और यही एक वो मौका था जब मोसाद को बिल्कुल मौका मिलता है अपने पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, और ये इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, और उस इंजीनियर की मदद से जो इन्हें बताता है वो सारे का सारा जितना भी खाका तैयार हुआ था उस पूरे के पूरे एयरपोर्ट का, उसको बताता है। इसके अलावा वो उन्हें और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देता है, जिसके थ्रू मोसाद के सभी कमांडोज को ट्रेनिंग दी जाती है मात्र 2 दिनों में। और इसी के साथ इजराइल ये तैयार हो जाता है 3 जुलाई 1976 को कि अब मैं ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम दूंगा, यानी कि इजराइल की सरकार हरी झंडी दिखा देती है ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम देने के लिए। और इसी बात पे फिर तय होता है कि 4 जुलाई यानी कि 4 जुलाई 1976 को इजराइल के कमांडो यानी कि मोसाद के कमांडो एक ऑपरेशन करेंगे, जिस ऑपरेशन का नाम होगा थंडरबोल्ट, और वो रेस्क्यू करेंगे उन सभी के सभी पैसेंजर्स को जो कि फंसे हुए हैं एंटेबी एयरपोर्ट पर। तो इसी तर्ज पर इजराइल के सभी प्लेन, जिसमें कि एक उनका जो है सुपर हरक्यूलिस विमान था, जो जिसमें कि सारे के सारे मेडिकल टीम थी, और मेडिकल टीम के अलावा एक प्लेन खाली भी ले जाया गया था ताकि वहाँ से जो रेस्क्यू करके लोग ले जाए जाएंगे उनके लिए था। इसके अलावा इजराइल के सभी फाइटर जेट्स और इनका जो सबसे बड़ा एक प्लेन था जिसको बोलते हैं अभी बता रहा हूँ C-30 सुपर हरक्यूलस विमान, और इसके अलावा बोइंग 707 के भी कुछ प्लेन थे। तो जो C-130 सुपर हरक्यूलिस ये जो प्लेन था, C-130 सुपर हरक्यूलिस प्लेन, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग मर्सिडीज़ गाड़ियों में बैठा के, जैसे कि ये प्लेन है, इस प्लेन में ये गाड़ियां हैं, अंदर ही लोड कर दी गई हैं मर्सिडीज़ गाड़ियां, और उन मर्सिडीज़ गाड़ियों में अंदर बैठा दिए हैं सैनिक इन गाड़ियों में, ताकि ऑपरेशन करने में बिल्कुल भी टाइम ना ले, तुरंत के तुरंत ख़त्म करें, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की मामला है किसी दूसरे देश में जाके ऑपरेशन करके और सक्सेसफुली रेस्क्यू करके अपने लोगों को बाहर निकालना। इट इज़ द टफेस्ट वर्क। तो अब इनको 4 देशों से, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इन सभी के एयर स्पेस से होके गुजरना था, और इनके एयर स्पेस के रडार्स को धोखा देना था, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था। हालांकि ये काम भी बहुत ही बखूबी निभाया इजराइल के उन सभी प्लेन ने। ये इतना नीचे से उड़कर गए कि उनके रडार उन्हें पकड़ ही नहीं पाए। अब ये जैसे ही उस युगांडा के एयर स्पेस में पहुंचते हैं और एंटेबी एयरपोर्ट पर जैसे ही ये प्लेन लैंड होते हैं, यहाँ से मर्सिडीज़ के काफ़िले निकलना शुरू होते हैं। अब यहाँ पे मर्सिडीज़ के ही काफ़िले क्यों निकलते हैं? और भी तो कोई कार ली जा सकती थी उपयोग में। तो यहाँ पर ये जो बात है वो ये है कि जो युगांडा का तानाशाह था ईदी अमीन,
वो हमेशा मर्सिडीज़ की कार की ही एक काफिले में चलता था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था कि उसके मात्र 2 दिन पहले उस ईदी अमीन ने वाइट कलर की मर्सिडीज़, ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ के अलावा वाइट कलर की मर्सिडीज़ खरीद ली थी और वो उसी में आता था। और जब ये लोग पहुंचे तो उससे मात्र कुछ ही क्षण पहले वो वहाँ से गया था। तो जब ये लोग, जैसे ही प्लेन वो लैंड होता है और ये लोग उस मर्सिडीज़ गाड़ी से निकलते हुए एक काफिले के रूप में आगे बढ़ते हैं, तो एक गार्ड उनमें से वो चीज़ पहचान जाता है कि अभी अभी ईदी अमीन गया था तब वाइट कलर की कार में था और अब ये ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ आ रही हैं। तो वो रुकने का एक इशारा भर देता है। वैसे ही इजराइल के कमांडो जो कि बिल्कुल तैनात थे उस गाड़ी में ऑपरेशन करने के लिए, तुरंत एक गोली चला देते हैं और जैसे ही गोली की आवाज़ चलती है ऑपरेशन शुरू हो जाता है। और मात्र कुछ 15 मिनट के अंदर ही उन चारों आतंकवादियों के अलावा कुछ 40 से 50 सैनिक मार दिए जाते हैं युगांडा आर्मी के। और जैसे ही मार दिए जाते हैं उसी बीच में उस एंटेबी एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगा रहा होता है एक प्लेन, और उस प्लेन से ही पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे उस ऑपरेशन के लीडर के द्वारा। और जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं उस कमरे में जहां पे उन सारे लोगों को रखा गया था, ये लोग पहले तो उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग आपको बचाने आए हैं, लेकिन वो लोग इतने डर चुके थे कि वो नहीं मानते हैं कि आप हमें बचाने आए हैं। तो ये लोग फिर हिब्रू भाषा में जो है चिल्लाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ ये इजराइल के लोग हैं। और फिर उन लोगों को लोड किया जाता है उसी प्लेन में जो कि खाली गया था और उसको उठा के ले जाते हैं और वो प्लेन चला जाता है और उसी के साथ मेडिकल की भी टीम चली जाती है। और इस ऑपरेशन में एक लोगों की जान भी चली जाती है जो कि थे योनाथन नेतन्याहू। योनाथन नेतन्याहू वही व्यक्ति हैं जो कि अभी से पहले के जो प्रधानमंत्री थे इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके बड़े भाई थे। और इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इजराइल में शहीदों का कितना सम्मान होता है, कितनी रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है उस पूरी की पूरी सोसाइटी में। क्योंकि इजराइल ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो कि जहाँ पे यहूदी लोग रह सकते हैं और उसे अपनी सुरक्षा करना एक प्राइमरी मुद्दा दिखाई देता है। और उसी की तर्ज पर चूंकि नेतन्याहू जो कि उनके भाई ने श्रद्धांजलि दी थी, आहुति दी थी अपने प्राणों की, इस वजह से उनको भी देखिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिलती है। तो खैर ये जब पूरा का पूरा ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, सभी लोग वहाँ के मार दिए जाते हैं, फिर ये इजराइल के बाकी बचे सैनिक भी अपना लैंड वहाँ से फिर से उड़ान भरते हैं इजराइल के लिए। और इस बार जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जितने भी फाइटर प्लेन खड़े थे एंटेबी एयरपोर्ट पर ईदी अमीन के, सब के सब को उड़ा देते हैं, क्योंकि ये लोग जो है फिर से पीछा ना कर सके इनके प्लेनों का, इसलिए वो सभी के सभी प्लेन को वहीं पे उड़ा देते हैं। और इस तरीके से समाप्त होता है इजराइल का दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, द ऑपरेशन थंडरबोल्ट। और इसी वजह से जाना जाता है मोसाद को दुनिया की सबसे बेस्ट स्पाई एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो हिस्टोरिक एनालिसिस है ये बहुत ही पसंद आया होगा और इसके अलावा इससे बहुत कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त हुई होंगी आप लोगों को। और जानकारियाँ प्राप्त होने के अलावा आपको इस कहानी में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया होगा। अगले आने वाले संडे को मैं कवर करने वाला हूँ भारत के सबसे बेहतरीन स्पाई और इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि रॉ के सबसे खुफिया जासूस के बारे में, जिसने बहुत ही ज़्यादा खुफिया जानकारियाँ इंडिया को दी और जिसकी वजह से इंडिया बहुत हद तक कामयाब हुआ पाकिस्तान पर कंट्रोल करने में, उसके बारे में, यानी कि रविंद्र कौशिक के बारे में। तो आने वाले संडे को आप ज़रूर बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए। आने वाले संडे को बहुत ही बेहतरीन धमाका होने वाला है, तो तब तक बने रहिए। और आने वाले इस वीक में आने वाली ट्रिक्स केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, उनके लिए भी बिल्कुल अपडेटेड रहिए। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का दिन बहुत ही शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।